अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज आप लोगों का पेपर है सीए का। तो उस हवाले से जो है ये मीटिंग अरेंज की है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको पेपर के हवाले से बता दूं कि गाइडलाइन दे दूं, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए आपको कि फाइनल पेपर किस तरीके से होगा। तो ये यहाँ पर आपके सामने ये पेपर से आपको दिखाया जा रहा है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, तो आपको पेपर नज़र आ रहा होगा। और जो है वो इसमें आप देख लीजिए, इसके अंदर जो आप ज़ाहिर है आप थोड़ा सारा फिलअप कर ही लोगे, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम या दे दोगे। अच्छा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 आवर्स। तो हम कोशिश मतलब हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 3 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। तो लेकिन जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट का कोई मसला हो तो उसके लिए 3 एक्स्ट्रा आवर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आपका पेपर 6 घंटे का जो है वो होगा, 12 से लेकर 6 बजे तक। Answer script should be converted to PDF, and both MS Word and PDF files shall be uploaded on Google Classroom. ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि जब आप पेपर कर चुके हैं 6 बजे से पहले पहले, तो आपने करना ये है कि एम एस वर्ड भी और पीडीएफ भी दोनों फाइल है। जिस फाइल पे आपने यानी कि ये आपने पेपर इसी फाइल पे अटेम्प्ट करना है। ये जो आपकी वर्ड फाइल है ना, इसी पे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। इसको भी अपलोड करना है एलएमएस पे, और इसकी पीडीएफ भी बनानी है, इसी फाइल की पीडीएफ भी बनानी है, उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको जो आंसर स्क्रिप्ट है, जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसी में आप अटेम्प्ट करोगे। इसको इसी एमएस वर्ड की फाइल को भी अपलोड करोगे, और पीडीएफ की फाइल को भी अपलोड करोगे। कहाँ अपलोड करोगे? गूगल क्लासरूम में। तो गूगल क्लासरूम के अंदर ये दोनों फाइलें अपलोड करनी है, एमएस वर्ड भी और पीडीएफ भी। यानी कि आपकी सबमिशन जो होगी 2 फाइलों की होगी। सबमिशन तो एक ही होगी, लेकिन उसमें 2 फाइलें होंगी, एक एमएस वर्ड की फाइल और पीडीएफ की फाइल। ये बात याद रखने की है, ठीक है। यानी कि आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर पीडीएफ भी होनी चाहिए और एमएस वर्ड भी होनी चाहिए। आंसर स्क्रिप्ट दोनों ज़ाहिर है सेम होंगी, लेकिन एक पीडीएफ की फॉर्मेट में होगी, एक वर्ड की फॉर्मेट में होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम 12 to 3 PM। ये बात कही जा रही है कि 6 बजे तक आपके पास टाइम है आज शाम। एनी स्टूडेंट विल गेट, अच्छा, 10% बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपने 3.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर जो है वो सबमिट करा दिया। तो यानी कि अगर आपका 12 बजे शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है 3:30 बजे तक अगर आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर पेपर अपना अपलोड कर दिया, पीडीएफ और एमएस वर्ड दोनों फॉर्मेट में, तो आपकी सबमिशन काउंट होगी, और मतलब आपकी सबमिशन में आपको 10% जो है ना वो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये उस सूरत में है अगर आपने 3:30 से पहले पहले ही काम किया। और अगर 3:30 से ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं, 6 बजे तक आपके पास टाइम है, 6 बजे तक आप कर लीजिए। लेकिन बोनस मार्क्स फिर आपको नहीं मिलेंगे। लिखा है सिमिलर कॉपीज, यानी कि जाहिर है अगर आपने कॉपीज की है, सिमिलर कॉपीज आर मटेरियल टेकन फ्रॉम इंटरनेट विल बी मार्क्ड 0। ठीक है, इंटरनेट से आपने कुछ मटेरियल उठाया है और बिल्कुल जो है चीजें सेम है, तो वो आपके 0 मार्किंग होगी इस पर। स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी to save answer script this document and upload a PDF file on Google Classroom as soon as possible। तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो नाम रखो ना, वैसा नाम रखो फाइल का, उसके फाइल के अंदर स्टूडेंट आईडी भी आ रही हो नाम के अंदर, और कोर्स आईडी भी आ रही है। ठीक है, अपना नाम भी लिख देना, आपका नाम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। ये आपकी वर्ड की फाइल का अगर आप नाम दे दोगे तो इसमें आसानी हो जाती है, मतलब आप रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाती है। Students should also upload same PDF file on LMS in between 6 to 7। आपने अब इसकी ना दूसरी सबमिशन कब करोगे? 6 बजे के बाद, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप इसकी सबमिशन करोगे। दूसरी सबमिशन होगी, एक तो गूगल क्लासरूम में हो जाएगी 6 बजे से पहले पहले। 6 से 7 के दौरान 1 घंटे के अंदर अंदर आपने सबमिशन करानी है उस एक पीडीएफ फाइल की, उसी सेम पीडीएफ फाइल की सबमिशन करानी है। कहाँ करानी है? कीट एलएमएस पे। ठीक है, कीट एलएमएस पे आपने उसी फाइल की सबमिशन करानी है। टाइम आपके लिए होगा 6 से 7 बजे आज शाम, इस 1 घंटे के अंदर, इससे पहले नहीं, इसके बाद नहीं, इसी के अंदर अंदर आपने काम करना है। तो आपकी 2 सबमिशन होंगी। एक सबमिशन तो गूगल क्लासरूम में होगी, जिसके अंदर 2 फाइलें अपलोड करोगे, एमएस वर्ड और पीडीएफ की, और एक सबमिशन आपकी 6 से 7 बजे के दौरान पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो होगी कीट एलएमएस के ऊपर। तो ये बात आपको पता भी होगी और ये याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट के साथ मसाइल, अगर किसी इस चीज में मसला आएगा तो बड़ा परेशानी होती है, तो इसको मेक श्योर करें। आंसर शुड बी सॉल्व ऑन क्वेश्चन पेपर गिवन टू यू। यहाँ पर लिखा है कि जाहिर है जो क्वेश्चन पेपर, इसी पे आप आंसर सॉल्व करोगे, और राइट ऑल आंसर इन योर ओन वर्ड, अपने वर्ड्स में लिखे हैं। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, एक दूसरे का कॉपी करेंगे, तो जाहिर है वो अलाउड नहीं है, और उसके हम मार्किंग 0 करेंगे। तो ये आपके सामने पहले इंस्ट्रक्शंस थी जो यहाँ पर बताई गई। सेकंड पेज के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है,
सेकंड पेज पे जो है वो क्वेश्चन, ये जो आंसर शीट है, आंसर स्क्रिप्ट है, और मतलब इसके अंदर जो है वो सॉरी इस पेज के ऊपर जो है ना आपके पास ये क्या है, ये असेसमेंट शीट है। इसके अंदर हम मार्किंग करेंगे, आपकी ग्रेडिंग करेंगे, इसको आपने टच नहीं करना। बाकी यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल आपके वो जो है 10 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो पूरे पेपर में आप देखोगे, पूरे पेपर में क्वेश्चंस 12 हैं, तो 12 में से 10 करने हैं। दो क्वेश्चंस की आपके पास जो है चॉइस मौजूद है, दो क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं इसमें से कोई से भी, क्योंकि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। तो दो क्वेश्चन जो है वो आप इसके अंदर जो है वो छोड़ सकते हैं, इसके अंदर जो है इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो जो है इस चीज को जो है यहाँ पर देख लें कि सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, कोई सा भी सवाल आप छोड़ दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सारे क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, कैरी आउट द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद बाइनरी नंबर्स एंड विद नेगेटिव नंबर्स इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, साइन टूज कॉम्प्लीमेंट मैकेनिज्म को यूज करते हुए यूटिलाइज 8 बिट्स, 8 बिट्स आप तस्वीर कीजिएगा, 8 बिट के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो 8 बिट के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी, और हर 8 वैल्यू के 8 बिट्स के अंदर जो है उसकी साइन भी शामिल होगी। So determine in each case the by testing the carries in and out of the sign bit location if there is an overflow। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये नीचे दिया हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन का, और अगर कोई ओवरफ्लो जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई ओवरफ्लो जनरेट हो रहा है तो आपने बताइए, बताना भी रहा है कि ओवरफ्लो कैसे हो रहा है, एडिशन करके दिखानी है। ठीक है, इसमें एडिशन, ये जो अरिथमेटिक जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पर है, इनको आपने करके दिखाना है। इसके नीचे टेबल भी दिया हुआ, रेफरेंस टेबल ये रहा, ठीक है, जो हमने क्लास में पढ़ा भी था ये चीजें सारी। तो ये फॉर्म, इसको देख के लिए इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करें, और ये एडिशन जो ऊपर दी हुई है इसको परफॉर्म करें। लेकिन बात याद रखें, जाहिर है ये बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी के लिए कितनी बिट्स आपने यूज करनी है, 8, जिसके अंदर साइन बिट भी शामिल है। फिर बी पार्ट में पूछा है, बी पार्ट में भी यही मैथमेटिकल न्यूमेरिकली है कि यूजिंग बाइनरी नंबर्स कैरी आउट द ऑपरेशन प्लस -20 प्लस -12, दोनों को ऐड करना है, माइनस नंबर को जवाब जाहिर है -32 आएगा, और साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये काम करेंगे। और इसके लिए आप हर नंबर को 6 बिट्स के जरिए शो करेंगे, यूजिंग ओनली 6 बिट्स टू शो ईच नंबर इंक्लूसिव ऑफ साइन बिट। Demonstrate that in this scenario the overflow recognition validating the inequality of the last two carries fail। ठीक है, तो अगर ओवरफ्लो जनरेट हो रहा है, और अगर जो है आखिरी की 2 बिट जो है जो सवाल सॉल्व हो जाए, आखिरी की 2 बिट जो है वो अगर उसमें कोई अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन आप करके दिखाओगे। तो ये मतलब क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन आपको दिए गए ए पार्ट में और बी पार्ट में, इसको आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक, जो आपने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा था चैप्टर, उसके हवाले से। इज इट पॉसिबल टू यूज वर्चुअल मेमोरी बाय अवॉइडिंग रैम, रैम को यूज किए बगैर क्या वर्चुअल मेमोरी यूज कर सकते हैं? तो गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, या जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, रीजनिंग देनी पड़ेगी। बी, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज 500 MB रैम एंड 10 GB वर्चुअल रैम। ये कंप्यूटर सिस्टम में 500 MB रैम लगी हुई है, 10 GB इसके अंदर वर्चुअल रैम है। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसके अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्फ़िगरेशन में कि 500 MB रैम और 10 GB वर्चुअल रैम, क्या कोई मसला है? अगर नहीं है तो ठीक है, इफ यस अगर है देन मेंशन दैट प्रॉब्लम, तो वो मसला क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम को आप मेंशन करें। नहीं है तो सिर्फ नो लिख दें, अगर है तो फिर उसको मेंशन करें क्या है। when you turn on your computer there is nothing in the RAM, then how computer starts with operating system resides in auxiliary memory। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सिलरी मेमोरी में होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो रैम में तो कुछ भी नहीं होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम में कैसे आ जाता है, और मतलब कैसे जो है वो रन करता है, वो सारी सिचुएशन कैसे होती है। तो इसके लिए आप उसको डिफाइन करें कैसे होगा ये काम, मतलब इसको एक्सप्लेन करें। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग एंड सूटेबल डायग्राम। ठीक है, अपना आंसर करने के लिए जो डायग्राम भी बनाए, रीजनिंग भी दें कि कैसे ये काम होगा। इज इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, क्या ये पॉसिबल है कि सेवरल कंप्यूटर एक ही वक्त में काम करें इन द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, टाइम भी सेम है, टाइम के सेम इंस्टेंस के ऊपर सेवरल प्रोग्राम्स एक साथ चल सकते हैं क्या कंप्यूटर में? ठीक है, सवाल ये। तो लॉजिकल रीजनिंग दें इसके कि भाई आप बताएंगे इसके कि ये पॉसिबल है या नहीं है, और
इसकी अगर पॉसिबल है तो क्यों है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लॉजिकल रीजनिंग देंगे। हाउ कंप्यूटर सिस्टम इन्फॉर्म्स अबाउट द पेजेस स्टोर्ड इन वर्चुअल मेमोरी एंड द पेजेस स्टोर्ड इन फिजिकल मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि जो वर्चुअल मेमोरी में कितने पेजेस हैं, कंप्यूटर फिजिकल मेमोरी में कितने पेजेस हैं, ये कैसे पता चलता है आपके जो है कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये सवाल है। तो ये कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है और लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो इसके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, by taking an idea from the following figure, draw a timing diagram assumed that SC sequence counter is clear to 0 at time t3 if control signal C7 is active। तो ये डायग्राम आपको रेफरेंस के तौर पे यूज करें और हमने की भी थी क्लास में, तो आपको याद होगा। तो आपने करना क्या है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करें, नई डायग्राम बनाएं और नई डायग्राम बनाएंगे आप। नई डायग्राम को बनाना है और उसके अंदर जो है सीक्वेंस काउंटर को 0 करना है। कब करना है? टाइम t3 पे, और कंट्रोल सिग्नल कौन सा होगा? C7। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको देखकर आपने नई डायग्राम बनानी है, रेफरेंस के तौर पे ये आपके सामने दिखा दी गई है डायग्राम। फिर बी पार्ट में इसमें लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आइडेंटिफाई द इफेक्टिव एड्रेस, ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ऑपरेंड्स प्लेसमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको जो है तो इसको जो है तो ये बी पार्ट के अंदर आपने करना क्या है कि बताना है कि इंस्ट्रक्शन की कौन सी, आपने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी टाइप्स, कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शंस है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ऑपरेंड्स प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये सारी चीजें जो है आपने इसके अंदर बतानी है। ठीक है, पांचों सवाल ये बताना है, इसके अंदर बिट्स को देखते हुए बताना है, इन सारे सवाल का जवाब देना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, assembler assembles the program in two passes. What happen if second pass executes without running the first pass? सेकंड दो passes होते हैं, assembler जो है assemble करता है दो pass के अंदर। तो यह सवाल लिखा है कि अगर second pass execute हो जाए बगैर, यानी कि first pass अगर execute ना हो और second pass execute हो जाए तो क्या होगा, क्या मसला होगा, तो ये बताएं आप। Also mention the types of pseudo instructions supported by assembly language program। तो assembly language program में कितनी types के pseudo instructions होती हैं वो भी बताएं आप। क्वेश्चन बी पार्ट के अंदर ये सवाल आया है, evaluate the following assembly language program that exists in computer's memory, upon each instruction is executed what the hexadecimal output of AC PC and IR will be। ठीक है ना, तो हेक्साडेसिमल आउटपुट क्या होगा इन तीनों रजिस्टर्स के का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इंस्ट्रक्शन लिख दी गई हैं और यहाँ पर आपने आउटपुट दिखाना है। ठीक है, यहाँ आउटपुट आपने दिखाना है, मिसाल पहला आउटपुट आपको दिखा दिया गया है, बाकी का आपने जवाब देना है। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ये आपको अरिथमेटिक स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है, यूजिंग अ जनरल रजिस्टर कंप्यूटर विद 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसको अरिथमेटिक स्टेटमेंट को आपने जो है वो आपने सॉल्व करना है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के जरिए, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के जरिए, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के जरिए और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के जरिए, 0 एड्रेस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के जरिए। ठीक है, तो ये आपने काम करना है, इस एक्सप्रेशन सेम है लेकिन इन सारी जो है मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के जरिए से आपने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए की वैल्यू अगर ये है, बी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप ये माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करो जो नीचे दिए गए हैं। सिलेक्टिव सेट ऑपरेशन बताएं, सिलेक्टिव कंप्लीमेंट ऑपरेशन बताएं, सिलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन, ए और बी के दरमियान ही दिखाना है ये सारे ऑपरेशंस। ठीक है, ए बी सी डी। ई में क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेशन इंसर्ट करना है 1101 इन लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स ऑफ ए। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स ऑफ ए को जो है आपने यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना है। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट इंसर्ट करना है 1101 इन लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट ऑफ ए। तो ए के अंदर ए की जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स पे आपने ये वैल्यू रखनी है और इंसर्शन परफॉर्म करनी है। तो ये सवाल आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट द मेंशन बिलो द इनफिक्स नोटेशन इनटू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स। तो आपको इनफिक्स नोटेशन यहाँ दी हुई है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है और यूजिंग रजिस्टर स्टैक। ठीक है, रजिस्टर स्टैक के जरिए से काम आप करोगे। तो डायग्रामेटिक अप्रोच के जरिए, ठीक है, आप डायग्रामेटिक अप्रोच यूज करो इसके लिए भी डायग्रामेटिक अप्रोच का मतलब डायग्राम्स बनाओ स्टैक के अंदर, कैसे काम होगा, पुश कैसे होगा, पॉप कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो वो आप डायग्रामेटिक अप्रोच के जरिए से ये दोनों सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर केयरफुली द फॉलोइंग केस स्टडीज। ठीक है, दो केस स्टडीज दी हुई है।
पहली केस स्टडी की जो है वन ऑन अ कंप्यूटर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें बताया क्या गया है कि एक फंक्शन के बारे में, एक फंक्शन चल रहा था और नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चल रही थी एक एक करके। मीनवाइल एट मेमोरी एड्रेस 50 आर रिक्वेस्ट ऑफ फॉर सबरूटीन इनिशिएट्स, मेमोरी एड्रेस 50 के ऊपर कोई सबरूटीन के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई। दिस सबरूटीन स्टार्ट्स इन मेमोरी फ्रॉम एड्रेस 800 एंड एंड ऑफ एड्रेस। और ये जो इंस्ट्रक्शन जो है सबरूटीन के लिए चली, ये कब से चली? 800 से लेके 900 तक एड्रेस तक चली। Demonstrate the scenario with suitable diagram which shows throughput the process of before calling subroutine and after completing the subroutine। ठीक है, तो सबरूटीन को कॉल करने से पहले और सबरूटीन को कॉल करने के बाद क्या क्या चीजें हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो पूरी डिमोन्स्ट्रेशन आप करके दिखाया पूरे सिनेरियो की। The values of program counter address register must be shown in clearly in the diagram। तो प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर में आपने शो करना है। केस स्टडी 2 में क्या दिखाया है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम एंड इंटरप्ट occur, नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा था, इंटरप्ट जो है जनरेट हो गया, तो इनपुट डिवाइस के जरिए इंटरप्ट जनरेट हो गया। बिफोर इंटरप्ट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर वाज 230। तो इंटरप्ट से पहले जो है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी 230। Routines of IO programs are started from address 1100 and ends at the address 1350 of memory। तो IO प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ एड्रेस 1100 से और खत्म हुआ 1350 पर मेमोरी के। What happens before and after the interrupt? इंटरप्ट के पहले आखिर में क्या होगा? Demonstrate the complete scenario by means of a diagram। डायग्राम बना के पूरा सिनेरियो बना के दिखाना है। ठीक है, कि इंटरप्ट से पहले क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट के बाद क्या हुआ, पूरा सिनेरियो बना के दिखाना है। तो दो केस स्टडीज आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, following is given the adder subtractor circuit। ठीक है, adder subtractor सर्किट ये रहा, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पढ़ा भी था क्लास में, देखा भी था आपने। तो the following values of input mode M and data input A and B। ठीक है, डेटा इनपुट ए और बी में ये एम है, मोड की वैल्यू एम है, ए और बी जो है डेटा इनपुट दी जा रही है, क्योंकि 4 बिट जो है एड्रेस सबट्रैक्टर सर्किट है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट S3 S2 S1 S0। तो इन चारों के जो आउटपुट आप बताओगे S3 S2 S1 S0 एंड C4 कैरी जो जनरेट होगा वो भी, तो जाहिर है वो ये लिखा हुआ है पर S3 S2 S1 S0 इन सब का आउटपुट क्या आएगा, कैरी का भी क्या आएगा, ये सारा आप दिखाओगे अगर आपको ये इनपुट दी जाए। ठीक है, ये सवाल में ये टेबल यहाँ पर दी गई है, ये पूरी टेबल है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर एंटर कर लो तो पूरा टेबल आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, by taking an idea from the diagram implemented the following register transfer statement। ये रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट लिखी हुई है एक, और इसकी एग्जांपल फिगर ये रही कि इसकी इस स्टेटमेंट की जो डायग्राम बनी हुई है वो ये बनी हुई है। ठीक है, यानी कि सॉरी इस स्टेटमेंट की आपने डायग्राम बनानी है, ये सवाल आपको दिया हुआ है, इसकी आपने डायग्राम बनानी है। और इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे आप? इसकी डायग्राम बनाने के लिए आपको ये रेफरेंस के तौर पे ये डायग्राम यहाँ पर शो की गई है, तो इसकी डायग्राम जो है आपने यहाँ पर बनानी है। इसके बी पार्ट में क्या करना है? इसके बी पार्ट के अंदर द इनिशियल वैल्यूज फॉर द 8 बिट रजिस्टर्स AR BR CR DR एज फॉलोज। तो 8 बिट वैल्यू AR BR CR DR की वो यहाँ पर दी हुई है, तो ये वैल्यूज दी हुई है। आपने करना क्या है, आपने जो है वो ये मैक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये जो मैक्रो ऑपरेशन दिया हुआ है AR BR की वैल्यू को इसमें पुट करना, परफॉर्म करना। लेकिन याद रखिएगा कि AR की वैल्यू जाहिर है जब अपडेट हो जाएगी, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, AR की वैल्यू अपडेट हो गई, तो वही अपडेटेड वैल्यू अगर आगे कहीं AR आ रहा है तो उसमें वो अपडेटेड वैल्यू यूज होगी। ठीक है, जो यहाँ पर आपकी चेंज हो गई है, ये नहीं कि आप वो पुरानी वाली वैल्यू को दोबारा बार बार ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, using the Flynn classification, computers can be connected with each other using tightly coupled computers or loosely coupled computers। ठीक है, तो टाइटली कपल्ड कंप्यूटर, लूजली कपल्ड कंप्यूटर्स के जरिए से जो है कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। फ्लिंस क्लासिफिकेशन जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आप ये आपको ये बताना है, मेंशन विच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लिंस परफॉर्म दिस कपलिंग। इस कपलिंग को कौन सी फ्लिंस क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, उसका नाम बताएंगे, थोड़ा सा उसका डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा। ऑल्सो डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाइटली एंड लूजली कपल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो टाइटली कपल्ड कंप्यूटर, लूजली कपल्ड कंप्यूटर्स के जो है थोड़ा सा फायदे नुकसान बता दें, प्रोज एंड कॉन्स बता दें। बी है, लेट सपोज द 40% ऑफ द प्रोग्राम कोड टू रन बेस्ट और मल्टीपल प्रोसेसर कैन बी पैरेललाइज्ड। यानी कि 40 किसी प्रोग्राम का 40% का कोड जो है वो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, पैरेललाइज हो सकता है।
लेकिन जो 16% का कोड है ना वो सिक्वेंशियली चल रहा है, वो पैरेलल एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो सकती। तो व्हाट माइट बी द स्पीड अप क्या होगा बाय रनिंग द एप्लीकेशन ऑन 2 प्रोसेसर और 3 प्रोसेसर। दो प्रोसेसर यूज करें तो क्या होगा इसका स्पीड अप, और अगर 3 प्रोसेसर यूज करें तो इसका स्पीड अप क्या होगा। सी में पूछ रहा है इवैल्यूएट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स नीडेड फॉर प्रोसेसिंग 400 टास्क इन अ पाइपलाइन ऑफ 9 सेगमेंट। 400 टास्क हैं, उसको 9 सेगमेंट्स के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, 9 सेगमेंट्स में 400 टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आपको बताना है कि आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी लगेंगी, क्लॉक साइकिल्स कितनी लगेंगी कि 400 टास्क जो है वो 9 सेगमेंट्स में परफॉर्म हो जाए, तो टोटल क्लॉक साइकिल्स कितनी लगेगी। ये न्यूमेरिकल है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई अ पाइपलाइन कांट वर्क एट इट्स थ्योरेटिकल रेट, फुल थ्योरेटिकल रेट। पाइपलाइन जो है अपने फुल थ्योरेटिकल रेट के ऊपर जो बताया जाता है फुल थ्योरेटिकल रेट, उस पे पाइपलाइन जो है वो क्यों नहीं वर्क कर सकता, उसकी क्या रीजन है। बी कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ स्पेस टाइम डायग्राम फॉर अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन देन डेमोंस्ट्रेट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट द 8 टास्क। तो स्पेस टाइम डायग्राम आपने बनानी है 6 सेगमेंट्स के लिए। इट डेमोंस्ट्रेट हाउ लॉन्ग इट वर्क्स टू कंप्लीट द 8 टास्क। तो 8 टास्क के कंप्लीट करने के लिए 6 सेगमेंट पाइपलाइन जो है वो आपने जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, इसका आपकी बनानी है, स्पेस टाइम डायग्राम बनानी है। फिर सी में देख रहा है मेंशन डिफरेंट सिचुएशन टू डेमोंस्ट्रेट द डेटा हजार्ड। हम डेटा हजार्ड्स पढ़े थे, तो उसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकती हैं, जिसके अंदर जाहिर है रीड आफ्टर राइट था, राइट आफ्टर रीड था, राइट आफ्टर राइट था। तो ये जिसे बताएं आपकी कौन ये जो डेटा हैजर्ड्स हैं ये क्यों होते हैं, इसकी थोड़ी एग्जांपल्स के साथ ये आप सारा बताएंगे। तो ये क्वेश्चन 12 था। तो टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, और 12 क्वेश्चन में से आपने जो है ना वो 10 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, 2 की आपके पास चॉइस है। कॉपी नहीं कीजिएगा, कॉपी क्वेश्चन जो है 0 मार्क कर दिए जाएंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह आपको हामी नासिर हो, और पेपर को जो है वो ईमानदारी और नेक नीयति से सॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया।